अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तानियों को इज्जत रास नहीं आती। ये पाकिस्तान से भाग के चले जाते हैं यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे सेटल होने के बाद इनके अंदर पाकिस्तानियत और इस्लाम जाग उठता है। मैं बात कर रहा हूं उस्मान ख्वाजा की। अच्छी खासी इज्जत, शोहरत, दौलत, खूबसूरत बीवी, सब कुछ मिला तुम्हें उस ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से तो नहीं मिला। जब तुम रिटायरमेंट का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो शराफत से, प्यार मोहब्बत से कर देते तो तुम्हारी इज्जत में इजाफा होता। तुम्हें जहां तुम रहते हो, जहां तुम्हारी फैमिली रहती है ऑस्ट्रेलिया, वहां पे तुम्हारी इज्जत में इजाफा होता। लेकिन तुमने ऐसी एक बदबूदार घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की। I understand that I've talked about certain issues outside of cricket, which leaves me exposed, which a lot of people don't like. I still find it hard when I say, that everyone deserves freedom, that Palestinians deserve freedom and equal rights, why that is such a big issue. But I get it. I put myself out there. Even when we talk about Australian politics, and we get all these right-wing politicians that are anti-immigration and anti-Islamophobia, and I speak up against them. I know people don't love that, but I feel like I have to, because where these guys are trying to divide, create hate, and trying to create animosity in the Australian community, I'm doing the exact opposite. I'm trying to bring everyone together. I'm trying to bring inclusivity into Australia. I'm trying to say I'm the Australian Muslim from Pakistan, and I'm an Australian cricketer right in front of you who loves playing cricket, loves going out and doing everything that you do. If you talk about integrating into the country, I've got a white wife over there who I love and cherish, and I've got half Australian, half Pakistani kids, and so that is very frustrating to me at times. And I know what the older generation, I know what people say about me. Stay in your spot. Don't speak about topics that you don't know. You're just a cricketer. Do your things, whatnot. But how do you think it makes me feel when people talk about immigration, or they start attacking, Islam or Muslims for everything that's going on? I am an immigrant in Australia. I came here at the age of 5. It's personal. It is. कि जिससे तुम्हें पूरे ऑस्ट्रेलिया लान तान कर रहा है। अजीज दोस्तों, पहली बात तो ये कि इनके अंदर का इस्लाम में नहीं मर सकता। मैं आपको 50 बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब पाकिस्तान से या अपने मुसलमान स्ट्रिक्ट शरिया कंट्री से ये लोग भागते हैं तो उस वक्त इनको इस्लाम याद नहीं होता, उस वक्त इस्लाम से भाग रहे होते हैं। फिर यहाँ आते हैं, शराबें पीते हैं, लड़कियाँ, जुआ, फ्रॉड, हर गैर इस्लामी काम करेंगे और सेटल हो जाएंगे। जब सेटल हो जाते हैं तो इनको अपना पाकिस्तान भी याद आता है, अपना जिस देश से भाग के आते हैं वहाँ वो भी याद आता है, और इस्लाम भी याद आता है। और फिर वो अपनी इस्लामिक बीवी लेके आते हैं। अब जब अय्याशी से पेट भर जाता है, सब कुछ हो जाता है, और फिर बच्चे जो होते हैं उनको मदरसों में पढ़ाते हैं और पक्का मुसलमान बनाते हैं। उस मुसलमानियत से भाग के खुद आए होते हैं, वो पक्का मुसलमान बनाते हैं, और उसका नतीजा ये उस्मान ख्वाजा जैसे आपको घर घर में मिलेंगे। इसको इतनी इज्जत दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने और टीम ने कि आपको पता है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्रिश्चियन कंट्रीज जो हैं, जब मैच जीतते हैं तो इनको शैम्पाइन की बोतल मिलती है, और शैम्पाइन की बोतल खोल के ये एक दूसरे पर उड़ाते हैं। ये इनका एक जश्न मनाने का तरीका है। तो इंग्लैंड में जब ऐसा होता है तो आपको वो क्या अली, कौन सा, मोइन अली और राशिद, ये दोनों भाग के अलग हो जाते हैं ताकि इनके ऊपर शराब ना गिरे, इनका इस्लाम खतरे में ना आ जाए। और इसी तरह लेकिन ऑस्ट्रेलिया उस्मान ख्वाजा की रेस्पेक्ट में वो रस्म बंद कर दी और वो शराब नहीं उड़ाते थे। वनडे 2020 में उड़ाते थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में चूंकि उस्मान ख्वाजा होता था तो इसलिए वो शराब नहीं उड़ाते थे। इसको इतनी भी शर्म नहीं आई कि उसको इतना बड़ा स्टेटस मिला। ही इज द ओनली मुस्लिम, ओनली पाकिस्तान ओरिजिन cricketer in Australia's history.
4-5 मिलियन डॉलर के सिडनी के महंगे तरीन इलाके में रहता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। इसको गोरी बीवी से शादी करनी थी तो शादी से पहले उसको मुसलमान होना पड़ा। ऑल दो कि वो बेचारी अपने इंटरव्यू में कहती है कि मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हुई। एक धर्म में पैदा होने वाला अपनी मर्जी से सिर्फ उस वक्त अपना धर्म चेंज करता है जब उसको स्टडी करने के बाद चीज़ें समझ में आए। एक पागल बेवकूफ़ी औरत होगी जो कि इस्लाम जो कि टोटल एंटी वीमेन है उसको इख्तियार करेगी। उसको तुमने हिजाब पहनाने शुरू किए, तुम अपनी औकात भूल गए। तुमको गज़ा की फिक्र हुई, लेकिन तुमने बुंडाई बीच सिडनी में होने वाले 2 मुस्लिम टेररिस्टों को, जिन्होंने 15 से ज़्यादा लोग मार दिए, उनके बारे में तुम्हारी बोलती बंद थी। तुमने एक लफ्ज़ नहीं बोला। हाँ, उसमें जो मुसलमान अहमद ने एक टेररिस्ट की बंदूक छीनी थी उसकी तारीफ की तुमने कि ये है इस्लाम। और वो जो 2 टेररिस्ट थे मुसलमान इंडिया के हैदराबाद के, वो कौन थे? नहीं, दैट इज नॉट इस्लाम भाई, दैट इज इस्लाम। इस्लाम यही सिखाता है भाई आपको। आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम ये नहीं है? मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम क्या है। देखें, प्रोफेट मोहम्मद 53 साल की उम्र तक मक्का में रहे, कोई जंग नहीं हुई, सिर्फ 100 काफिरों को मुसलमान किया 53 साल की उम्र तक। फिर मदीना माइग्रेट हुए, 10 साल और जिंदा रहे, 63 साल की उम्र में गुजर गए। इन 10 साल में मतलब पहले 53 सालों में 2 शादियां की, वो भी पहली बीवी के मरने के बाद एक शादी की, खदीजा के बाद। लेकिन आखिरी 10 साल मदीना में 11 शादियां की, जिसमें 2 यहूदी थीं जिनको जंगों में गुलाम बनाया गया था। एक इजिप्शियन क्रिश्चियन थी, उसको भी गिफ्ट मिला था, गुलामों की जो गिफ्ट होते थे उसमें। 2 9 साल की लड़कियां थीं। उस 10 साल के पीरियड में 27 हमले किए मुख्तलिफ इलाकों में, 56 मुख्तलिफ कबीलों और इलाकों पे मिलिट्री भेजी। टोटल 83 जंगें हुई, छोटी बड़ी। एवरेज देखें 10 साल में तो हर 44 दिन में एक जंग। आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम औरतों का और पीस का मजहब है? खैर, बात आती है उस्मान की, तो उस्मान ने I'm living in this country and don't call me a sellout. A lot of people say, oh, this imam is speaking like this, he's a sellout. He's sucking up. We use these words, sucking up. Let's go to, I'm talking about my country, Pakistan, where I was, where I was brought up. I was born in England. And we're going to end with this food for thought. Pakistan is a Muslim country. Yeah, Muslim country, Muslims, not Islamic, Muslim. Not Islamic, but Muslim country. Muslims everywhere. There are certain people that are not of the same faith. Certain people that are not of the same faith. If anyone from their community, that they don't approve of does something similar to this, what took place in Bondi Beach, what would the Muslims in Pakistan do to that community? What would we do as Muslims to that community in Pakistan? I'm talking about my country, in Pakistan, to that community that will say, we have nothing to do with this. It's these two monsters that did it in the name of our faith, but we do not approve of it. No one will listen. We will burn their houses. We will murder every person. And it's not, I'm not saying this out of emotion. This has happened. How beautiful these people are. We are minority.
two monsters from our faith, they committed this crime. We cannot deny it. Still we are walking. Still we are talking. Still we are doing our business. Do give credit to the Australian family for that. Do give credit to the Islamic, to the Australian family. Our mosques are open. We're praying Jumu'ah. Let's pray to Allah Almighty that Allah Almighty allow this country to blossom further. And all these elements that violate the human dignity and takreem and ihtiram, may it be Muslim or non-Muslim, Allah Almighty eradicate. We cannot allow compromise on this topic because it is detrimental to the image of Islam. Can I get a nod? Is that true? Do you believe in that? So let's pray for this. Let's work for this. If you know anyone in your halqa that has these sentiments, please speak to him. Please speak to her. If you don't speak and we brush it under the carpet, there'll be another monster that will come out. And how many monsters will be tolerated? How many monsters will be tolerated? This is what we need to think about. Allah Almighty guide us. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه. अब आप ये देखें मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। मौलवी साहब ने साफ अल्फाज में बता दिया कि असल कहानी क्या है। असल कहानी यही है कि ऑस्ट्रेलिया में बेवकूफ़ लोग रहते हैं। मौलवी कहता है कि ये जनरस हैं, इंक्लूसिव हैं। इन्होंने इमरान खान उस्मान ख्वाजा को अपनी टीम में शामिल किया, अपनी शराब की सेलिब्रेशन ख़त्म की ताकि एक मुस्लिम उस्मान ख्वाजा अलग महसूस ना करे। इसको कह रहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आई एम प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी एंड मुस्लिम। तुमको पाकिस्तानी से इतना प्राउड था तो तुम पाकिस्तान चले जाते ना। तुम्हें सब कुछ दिया ऑस्ट्रेलिया ने, जिसने कुछ नहीं दिया वो तुम्हारा प्राइड है। मैं हमारे एक रिश्ते की बेटी हैं पाकिस्तान में, तो 2006 में मैं जब मेयर था तो वो मेरी बहन जिसकी बेटी हैं वो मुझे कहती हैं कि मेरी बेटी की शादी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक मेमन लड़के से तय हुई है और हमें वो लड़की का तो वीज़ा हो गया है, निकाह हो गया था, पाकिस्तान में शादी हो गई थी, लेकिन लड़के वाले वलीमा ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते थे क्योंकि लड़का ऑस्ट्रेलिया में रहता था, पैदा ही वहाँ हुआ था। तो मेरी बहन ने बोला हमारा वीज़ा डिले हो रहा है तो तुम अगर हमारी तरफ से जा सको, लड़की का भी तो कोई होना चाहिए ना उधर। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं मेयर था तो मैंने रिक्वेस्ट की, छुट्टी की, तो मुझे 4 दिन की छुट्टी मिली। अब आपको पता है कि पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया का सफ़र ही 18-19 घंटे का होता है। तो मैं गया था सिडनी, 3-4 दिन रहा था। तो वो लड़का है, उससे जाहिर हमने वलीमा वगैरह अटेंड किया, फिर मैं वापस आ गया। वो लड़का बाद में बेल्जियम आया था ऐसे ही अपने यूरोपियन ट्रिप पे 2011 में, जब मैं बुरुज शहर में रहता था। तो उसने मुझे बताया कि ये उस्मान ख्वाजा उस वक्त नया नया क्रिकेट में आया था। तो उसने मुझे बताया कि उस्मान ख्वाजा मेरा क्लास फेलो था और हमने साथ ही वो उधर एजुकेशन हासिल की है स्कूल में। तो मुख्तसर बात यह है कि वो जब मैं सिडनी गया था ना तो उस लड़के के बाप ने वहाँ पे एक मस्जिद बनाई थी, मौलवी था पूरा, और मेरी रिश्ते की वो बेटी के 3 बच्चे हुए हैं, तीनों कुरान हिफ्ज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये अलग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के इन लोगों ने रहना होता है। इससे क्या आप मतलब ठीक है आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें, लेकिन इस हद तक एक्सट्रीम में जाने की क्या ज़रूरत है। और आपको मैं बताऊं कि ये जो पहली जनरेशन आई थी ना यूरोप, अमेरिका, कनाडा मुसलमानों की, वो बिल्कुल भी मुसलमान नहीं थी। मैं उस दूसरी जनरेशन का हूँ जो आया हूँ इधर, ठीक है ना। मुझसे पहले जो आए थे 60s और 70s में, मैं यूरोप में उनको देखता था, उनका इस्लाम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। बेल्जियम में मैंने देखा था कि एक मस्जिद होती थी पाकिस्तानियों की, फिर तो धड़ाधड़, क्योंकि जब वो सारे 60s और 50s में जो आए थे वो मेहनती भी थे, सोशल सिक्योरिटी और बेनिफिट्स पे नहीं रहते थे, काम करते थे, जॉब करते थे सारे,
उनकी जो नस्ल यहाँ पे पैदा हुई, उनको मुसलमान बनाने की इनके अंदर कीड़ा जाग उठा, और तब से मामला खराब हुए। और वो जो दूसरी जनरेशन जिसको मैं समझता हूँ, मेरे साथ के लोग जो हैं, जो यहाँ पैदा हुए, मैं तो यहाँ पैदा नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ पैदा हुए हैं, वो भी अय्याशियाँ करते रहे, लेकिन उनके अंदर इस्लाम का कीड़ा और तेज हुआ, और उन्होंने अपने बच्चों को तो बिल्कुल ही एक अजीब नस्ल बना दिए। उस अजीब नस्ल का नक्शा हमने इस न्यू ईयर नाइट पे देखा। देखें, मैं जब अक्टूबर 1990 में बेल्जियम आया, तो दिसंबर आया ना जब, तो मुझे उस वक्त मैं काम ढूंढता रहता था, तो एक पाकिस्तानी की दुकान थी ब्रसेल सेंटर में, मैं ग्रैंड प्लेस पे। उसने कहा वो न्यू ईयर पे काम बहुत होता है, तो क्रिसमस और न्यू ईयर के हफ्ते के लिए इसने मुझे नौकरी पे रखा। अब न्यू ईयर नाइट पे हम पूरी रात उसकी दुकान पे धड़ाधड़ बिजनेस हो रहा था, हम काम करते रहे। सुबह 5 बजे के करीब जब ख़त्म हो गया रश वश सब कुछ, तो उसने कहा आप दुकान बंद करते हैं, और मुझे उसने दिहाड़ी दी जो मेरी थी, और उसने कहा कि देखो, रास्ते में तुम्हें जहाँ भी कोई लड़की नज़र आए ना, तुम उस पकड़ के उसकी किस कर सकते हो, ये आज की रात अलाउड है सब। ये सीख दी थी मुझे उस पाकिस्तानी ने जो पहले से यहाँ रहता था। ये हम लोगों के अंदर, ये मुसलमान हमारे एल्डर्स हैं, यही डालते थे कि रास्ते में जहाँ कोई लड़की नजर आए। और तब से मैं देख रहा हूँ, फिर तो मैंने इतने साल ग्रैंड प्लेस पे ब्रसल्स में न्यू ईयर देखी है, मैं तो ऐसी हरकतें करता नहीं था, ठीक है ना। मेरा तो सिंपल सा एक कैरेक्टर रहा है शुरू से और आज तक है। लेकिन मैं देखता था कि रास्ते में कहीं 2 लड़कियां जाती हुई नजर आ जाएं, तो मोरक्कन है, पाकिस्तानी है, 8-10 लड़कों का, वो उनको पकड़ के कोने में ले जाके उनके साथ क्या कुछ नहीं करते थे। और 100% केसेस अनरिपोर्टेड जाते थे कि वो लड़कियां बेचारी बर्दाश्त करके बाद में चली जाती थी घरों को। अब क्या है कि अब टेररिज्म आ गया है इसमें। जैसे आपको मैंने क्रिसमस के हवाले से बताया था कि क्रिसमस के दरख्त जलाए जा रहे हैं, सड़क तोड़े जा रहे हैं, ऐसे ही देखें जर्मनी का हाल सबसे खराब है। 400 लोग खाली बर्लिन में जख्मी हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि ये एक वॉर चल रही थी। एम्स्टर्डम में बाकायदा गिरफ्तारियां हुई हैं, और यह है कि इंग्लैंड का भी यही हाल। ये लोग क्या करते थे कि फायर क्रैकर्स होते हैं ना, जो आजकल तो आपको पता है कि एक तीली लगाई ऊपर आसमान तक जाता है फिर फटता है, वो फायर क्रैकर्स डायरेक्ट पब्लिक की तरफ और पुलिस की तरफ करके फायर करते थे। अब समझ लें 50-60 लड़कों का एक गैंग है, सबके पास फायर वर्क भर भर के रखे हुए अपने थैलों में। वो पुलिस की तरफ और पब्लिक की तरफ पूरा एक सिस्टम खराब कर दिया। ये एक ओल्ड हाउस होता है ना, गरीब बूढ़े लोगों का, जो बेचारे रिटायर्ड होते हैं, उस घर के अंदर पटाखे फेंक के बंद करके चले गए दरवाजा। क्या हाल हुआ होगा उन बेचारे बूढ़े बूढ़ियों का जो उस घर में रहते हैं। हालत खराब के मतलब आप यकीन माने कि जो इनका जश्न का टाइम होता है, जो इनका सेलिब्रेशन का पीरियड होता है, उसमें आपने एक हॉरर बना कर रख दिया। ये डच पुलिस के ऊपर देखें, हॉलैंड की पुलिस के ऊपर बाकायदा फायर क्रैकर से हमला हो रहा है। पुलिस बेबस है, टोटली बेबस है, तबाही है। मैं फ्रांस में रहता था 2003 से 2005। आमिया नामी शहर है नॉर्थ ऑफ फ्रांस में, पेरिस से 100 किलोमीटर ऊपर। तो उस वक्त इसी किसी पीरियड में हजारों 10,000 गाड़ी जलाई थी मोरक्कन और नॉर्थ अफ्रीकन ने। नॉर्थ अफ्रीकन में आते हैं 3 मेन कंट्री, ट्यूनिस, अल्जीरिया, मोरक्को। इनको हम मगरबी कहते हैं। मगरबी का मतलब ये तीनों इलाके के लोग। यूरोप में आम फहम में किसी आप इन तीनों में से किसी कंट्री को पूछेंगे ना कि तुम कहाँ से हो, तो कहेगा मगरबी। तो ये मगरबी लोगों ने 10,000 गाड़ी जलाई थी। इसके बाद हर साल ये होता है, ख़ास तौर पे न्यू ईयर नाइट पे। न्यू ईयर नाइट पे सैकड़ों गाड़ियाँ जला दी गई फ्रांस में, बेल्जियम में, बेल्जियम के शहर एंटवर्पन में सैकड़ों गाड़ियां जला दी गईं।
ये इनका जश्न मनाने का तरीका है। आप ये देखें कि एक हद होती है, एक लिमिट होती है। बेल्जियम में बड़े बड़े शहरों में पूरे रात ये एक कयामत चलती रही। एक 89 साल की औरत जो बर्लिन में सारी जिंदगी रही है, वो खिड़की के बाहर देखती है और देखती है कि इसके और इसके पड़ोसियों के घरों पे मुसलसल बमबारी जारी है। ये बमबारी ही एक तरह की। और ये बेचारी जर्मन स्ट्रीमर बाहर निकलती दिखाने के लिए कि देखो औरतें सेफ हैं, औकात याद आ गई। आपको तबाही हर जगह नजर आएगी, पूरे यूरोप में, यूके में, लंदन, बर्मिंघम, हर तरफ मतलब आप जाएं ना तो आपको टेरर नजर आएगा, कहीं सेलिब्रेशन नजर नहीं आएगी। और हर गुजरते साल के साथ ये बढ़ता जा रहा है। और ये कमजोरी है इनकी सरकारों की। अमेरिका अभी उस स्टेज पे नहीं आया। अमेरिका को उस स्टेज पे जाने भी नहीं दिया जाएगा कि अमेरिका की डीप स्टेट बहुत स्ट्रांग है। और फिर ये जो वेस्टर्न यूरोप है, ईस्ट यूरोप के हालात अच्छे हैं, वहाँ कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो माइग्रेंट्स को अलाउ ही नहीं करते, खास तौर पे मुस्लिम माइग्रेंट्स को। लेकिन वेस्ट यूरोप आप चले ना, जब इटली से ऑनवर्ड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पोर्टुगल, बेल्जियम, नेदरलैंड, यूके, जर्मनी, डेनमार्क, तबाही है। जब तक अब यहाँ पे एक सिविल वार जैसा सिनारियो है, क्योंकि आप कहते हैं कि राइट विंग उठ रहा है, टेररिस्ट, रेसिस्ट, जैसे ये उस्मान ख्वाजा ने रेसिस्ट और टेररिस्ट कहा है राइट विंग को, कि राइट विंग अब आ गए हैं, रेसिस्ट हैं, ये है, मेरे साथ रेसिज्म हो रहा है। तुम्हारे साथ रेसिज्म हुआ होता तो तुम टीम में होते। कोई अजीम खिलाड़ी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में जो बेस्ट बैट्समैन आए हैं उसमें तुम शायद 25वें 30वें नंबर पे आओगे। एक वैक्यूम था ओपनर का ऑस्ट्रेलिया में। मैथ्यू हेडन और जस्टिन लेंगर के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी नहीं मिली। एक डेविड वार्नर आया अच्छा ओपनर, इसके बाद इनके पास टेस्ट में कोई अच्छा ओपनर नहीं था, तो वैक्यूम था, उसको तुमने फिल किया। तुमने तो 50 की एवरेज भी नहीं की। रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, माइकल हसी, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबोशैन, मतलब यू नेम इट, सो मैनी क्रिकेटर्स इस दौर में अजीम आए। लेकिन तुम तो फिर भी चलो तुम्हें मौका दिया, तुम्हारी एक लिमिटेड कैपेबिलिटी सही, तुम कोई ग्रेट नहीं थे लेकिन चलो एक अच्छे बैट्समैन थे। जहां तक मुझे याद पड़ता है इसने तो कोई डबल सेंचुरी भी नहीं की, 88 टेस्ट खेले। तो रेसिस्ट है ऑस्ट्रेलिया। अब तुम कल जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उसमें किस मुंह से खेलोगे इन रेसिस्टों के साथ, जिन्होंने तुम्हें इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया, उनके साथ तुम खेलोगे, तुम्हें शर्म आएगी कि नहीं? तुमने पूरे ऑस्ट्रेलिया को अपनी तरफ कर लिया सिर्फ हमदर्दी जीतने के लिए टेररिस्टों की। गजा के टेररिस्ट, पाकिस्तान के टेररिस्ट, इंडिया बांग्लादेश के टेररिस्ट, क्योंकि इंडिया के भी मुसलमानों का कोई अच्छा हाल नहीं है। ये कश्मीर का लड़का हेलमेट पे, तुम भारत की क्रिकेट खेल रहे हो, फुरकान भट्ट, तुम भारत की क्रिकेट खेल रहे हो, उसमें तुम बजाय इसके कि भारत का झंडा लगाते, तुम गजा का झंडा लगा रहे हो। यार शर्म नहीं आती इन लोगों को। मैं हैरान होता हूं कि जिसका खाते हैं साला उसी थाली में छेद करते हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।